नमस्ते बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर गिनी ब्रज है और आज मैं आपके साथ बीपीएससी 133 का सेशन स्टार्ट करूंगी। बच्चों, पिछले सेशन में हम लोगों ने अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था और इसमें हमने आपको ये बताया था कि किस तरह से एक प्रजातंत्रीय व्यवस्था में जो जनता है उसको अधिकार मिलते हैं, उनके स्वतंत्रताएं सुनिश्चित की जाती हैं और इसके साथ ये इंश्योर किया जाता है कि उनके अधिकारों का किसी भी तरीके से उल्लंघन ना हो या यानी कि वायलेशन ऑफ राइट्स ना हो। वहीं अगर हम एक अधिनायक तंत्र की बात करते हैं, एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स अर्थात शक्तियों के केंद्रीकरण की बात की जाती है। वहां पे जो भी लीडर होता है या जो कुलीन तंत्र होता है वो अपने हाथों में सारी शक्तियां सीमित रखना चाहता है और वह चाहता है कि जो राज्य है वो उसके अनुसार, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा के अनुसार चले। इसीलिए जो अधिकांश देश हैं वो आज के समय पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वहां पे राइट्स एंड लिबर्टीज अर्थात अधिकार एवं स्वतंत्रताएं दोनों सुनिश्चित की जाती हैं। इसके साथ ही साथ कई ऐसे यंत्र होते हैं जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एग्जिस्ट करते हैं, जो ये इंश्योर करते हैं, वह ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके अधिकारों का किसी भी तरह हनन ना हो। जैसे अगर एग्जाम्पल दें आपको तो न्यायपालिका, तो अगर आप भारत को ही देख लें तो हमारी न्यायपालिका जो है भारत में, उसका विशेष रूप से क्या रोल है, उसकी भूमिका क्या है? उसकी भूमिका है कि वह हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। इसके साथ साथ वो ये देखती है जो संविधान है उसका इंटरप्रिटेशन अर्थात जो उसकी व्याख्या है, उसका सही अर्थ क्या है, ये भी काम कौन करता है? ये भी हमारी न्यायपालिका करती है और वो प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी करती है। इसका मतलब है कि वह ये सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाया गया कोई भी कानून किसी भी तरीके से संविधान के विरुद्ध ना हो, वो संविधान के अनुसार होना चाहिए। तो जैसे हमने आपसे बताया जुडिशरी की 3 भूमिकाएं क्या होती हैं। सबसे पहली होती है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। दूसरा होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या। और तीसरा होता है प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। और सुरक्षा किससे? जो कार्यपालिका और विधायिका हमारे कानून बनाते हैं, तो कोई भी कानून जो है वो संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, वह संविधान के अनुसार होना चाहिए। द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल अवधारणा है, उसको किसी भी तरीके से वह उल्लंघन उसका ना करे। तो इसी की तरह आज के समय पे जितने भी राज्य हैं वह लोकतांत्रिक राज्य हैं और ये माना जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रेजेंट सोसाइटी में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में सबसे सही विशेष रूप से सबसे सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा बच्चों, आज जो हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे वो है हित समूह या दबाव समूह के बारे में। अच्छा, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जनरली हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं हित समूह और दबाव समूह के मध्य, क्योंकि ये कहा जाता है कि हित समूह एक छोटा ग्रुप होता है जबकि दबाव समूह एक बड़ा ग्रुप होता है। तो इनका विशेष रूप से कार्य क्या होता है कि ये सरकार पे एक तरह से दबाव बनाते हैं, एक तरह से एक प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि वह ऐसी नीतियां, ऐसी सार्वजनिक नीतियां ला सकें जिससे उनके समूह का एक तरह से हित हो। तो अधिकांश लोकतांत्रिक देश जो हैं ये विशेष हित या समूहों को अपनी आवश्यकताएं जो हैं उन्हें व्यक्त करने की सुविधा देते हैं और ये सुविधा हमें सिर्फ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही मिलती है। जो लोकतांत्रिक नहीं होते हैं वहां पे सिविल लिबर्टीज या राइट्स एंड अपने ओपिनियंस को व्यक्त कर पाना वह अलाउड नहीं होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया जो जैसे टोटलिटेरियन या अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, वहां पे जो रूलर्स हैं वो जनता को किसी भी तरीके का अधिकार नहीं देते हैं। इसके साथ ही साथ जनता को जो डेली पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री है यानी कि जो एक्टिव पॉलिटिक्स है यानी सक्रिय रूप से जो राजनीति है उस राज्य की, उसमें भी भागीदारी लेने का किसी भी तरह वो क्या कहते हैं अवसर प्रदान नहीं करते हैं। तो लेकिन जब लोकतांत्रिक राज्यों की बात होती है तो वहां पे जो हित समूह है, जो विभिन्न हित समूह होते हैं, उन्हें अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने की सुविधा जो है ये एक लोकतांत्रिक देश प्रदान करता है। अच्छा, इन समूहों को हित समूह कहा जा सकता है या दबाव समूह कहा जा सकता है, मतलब दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इनको सिनोनिमसली यूज किया जाता है। कभी हित समूह भी कहा जाता है, कभी दबाव समूह भी कहा जाता है। वे अपने सामूहिक हितों की रक्षा करना
या एक तरह से उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जो भी उनके ग्रुप की, उनके गुट जो हित की बातें हैं, उन्हें किस तरह से वह अग्रसर कर सकते हैं, ये वह इंश्योर करते हैं। और सरकार पर दबाव डालकर वह अपने अनुकूल जो सार्वजनिक नीतियाँ हैं, उनके परिणाम भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो ऐसे समूहों ने जो जैसे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इन समूहों में, वह संगठित रूप से कार्य करते हैं, एक ऑर्गेनाइज़्ड स्ट्रक्चर के रूप में वह काम करते हैं और उन्हें राजनीतिक व्यवस्था से जोड़कर राजनीतिक व्यवस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर देते हैं। मतलब ये पॉलिटिकल सिस्टम का एक तरह से जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसी का भाग बन के ये एंश्योर करते हैं कि जो इनका हित है, वह कैसे सुनिश्चित हो सकता है। अच्छा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह सरकार और शासित वर्ग के बीच एक तरह से मध्यस्थ संस्था के रूप में भी कार्य करते हैं, एक मीडिएशन की तरह। मतलब ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये एक मीडिएटिंग इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते हैं और किसके मध्य काम करते हैं? सरकार के मध्य और जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट और गवर्नड के मध्य ये काम करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने आपको बात बताई वो ये है कि प्रेशर ग्रुप्स जो हैं, जो दबाव समूह हैं, वो मूलतः हमें एक राजनीतिक व्यवस्था में मिलते हैं, एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में नहीं मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे जनता को किसी भी प्रकार का जो लिबर्टीज़ हैं या राइट्स हैं, अपने ओपिनियन व्यक्त करने का लिबर्टीज़ नहीं दी जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो दबाव समूह हैं, इनको हित समूह भी कहा जाता है और ये एक तरह से मध्यस्थता का काम करते हैं, किसके मध्य? गवर्नमेंट और गवर्नड के बीच में जो है, एक तरह से ये मीडिएशन का काम करते हैं। अच्छा, दबाव समूह एक तरह से उन लोगों का एक समूह होता है जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और उसके बचाव के लिए सक्रिय रूप से संगठित होते हैं। आप इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन देखेंगे जिससे कि ये एंश्योर करें कि जो इनके सामान्य हित हैं उनका एक तरह से बचाव कर सकें। अच्छा, इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सरकार पर दबाव डालकर सार्वजनिक नीति में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। इनका ये एक तरह से बाहरी प्रेशर और बाहरी दबाव डालते हैं जिससे कि जो नीति जो सरकार द्वारा बनाई जा रही है, उसमें वह ऐसा बदलाव ला सकें कि जिससे इनके इंटरेस्ट जो हैं, जो इनका निहित जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो पूर्ण हो सके। अच्छा, दबाव समूहों को जैसे अभी हमने आपको बताया, उनको इंटरेस्ट ग्रुप या हित समूह भी कहा जाता है या वेस्टेड समूह भी या निहित समूह भी कहा जाता है। ये राजनीतिक दलों से अलग होते हैं। ये बच्चों समझने की चीज़ है कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी से भिन्न होते हैं। अर्थात दबाव समूह राजनीतिक दलों से अलग होते हैं क्योंकि ना तो वे चुनाव लड़ते हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो दबाव समूह होते हैं, वह चुनाव में किसी भी तरह से भागीदारी नहीं लेते हैं और ना ही वह राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखेंगे, राजनीतिक दल, अगर भारत का नाम लें, भारत का एग्जाम्पल लें, तो हमारे पास जितने भी राजनीतिक दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और अन्य भी कई सारे हैं, ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, इन राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वो होता है सत्ता पर कब्जा करना, अर्थात इट इज लाइक अ स्ट्रगल फॉर पावर, शक्ति के लिए संघर्ष जिसे कहा जाता है। तो जो राजनीतिक दल हैं, उनसे हम दबाव समूहों को भिन्न पाते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो वो चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव में किसी भी तरीके से भागीदारी नहीं लेते हैं और इसके साथ ही साथ राजनीतिक सत्ता पर भी कब्जा करने की उनकी कोई पहल नहीं होती, उनका कोई प्रयास नहीं होता है। वे विशिष्ट कार्यक्रमों और मुद्दों से संबंधित होते हैं और उनकी गतिविधियां सरकार को प्रभावित करके अपने सदस्यों के हित की सुरक्षा और उसके एक तरह से उसको संवर्धन करने का जो उनका कार्य है, वो उस पे ही सीमित रहते हैं। वह एक्टिव पॉलिटिक्स के पार्टिसिपेंट नहीं होते हैं और ना ही वो चुनाव में किसी तरह से भागीदारी लेते हैं। अच्छा, दबाव समूह कानूनी और वैध तरीकों से, अच्छा, कानूनी वैध तरीके जैसे क्या हुए? लॉबिंग हुई, प्रचार, प्रोपेगेंडा या याचिका दायर करना, सार्वजनिक बहस, एक तरह से उसमें भागीदारी लेना और एक तरह से अपने विधेयकों के माध्यम से संपर्क बनाए रखने का प्रयास करते हैं। और जो सरकार की नीति निर्माण है और जो नीति कार्यान्वयन का जो कार्यक्रम है, उसको वो प्रभावित करते हैं। तो दबाव समूह राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं और ये देखा जाता है कि राजनीतिक दल जैसे उनके में एक स्ट्रगल फॉर पावर होती है, वह चीज यहाँ पे एब्सेंट होती है। ये लोग सिर्फ अपने जो दबाव समूह है, वह कानूनी और वैध तरीकों से अपना जो हित है, वह पॉलिटिशियंस के सामने या जो नीति निर्माण करते हैं उनके सामने रखते हैं और उनको एक तरह से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हाल के दिनों में जैसे पर्यावरण संरक्षण है, भ्रष्टाचार, मानव अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य
आजीविका जैसे मुद्दे जो हैं, इन पर सामाजिक आंदोलनों के रूप में भी दबाव समूह उभर के आए। मतलब हम ये नहीं कहते कि ये संगठित रूप से ही काम करेंगे या ये जो एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हीं के माध्यम से काम करेंगे। ये कई ऐसे मुद्दों पे भी काम कर रहे हैं जो कि एक कॉमन एजेंडा लेके आते हैं। जैसे कि पर्यावरण, आपको हमने एग्जाम्पल दिया, पर्यावरण का संरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय पे। भ्रष्टाचार, करप्शन एक बहुत बड़ा समस्या है। मानव अधिकार अर्थात ह्यूमन राइट्स, तो मानव अधिकार जैसे कहते हैं मानव अधिकारों का संरक्षण। अच्छा बच्चों, एक चीज ये समझिएगा, यहाँ पे दो तरीके के अधिकारों की हम जनरली बात करते हैं। एक होते हैं मानव अधिकार और एक होते हैं जैसे आपके मौलिक अधिकार हैं भारत में। तो इनमें अंतर कुछ विशेष नहीं होता है, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली या सैद्धांतिक रूप पे पढ़ेंगे तो इसमें अंतर पाया जाता है। मानव अधिकार वो होते हैं जैसे कि ह्यूमन राइट्स, वो जो कि क्योंकि हम एक मनुष्य के रूप में जन्मे हैं तो हमारे कुछ अधिकार हैं, तो वो मानव अधिकार की श्रेणी में आते हैं। और ये यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक इन नेचर होते हैं। ये किसी एक राज्य में सीमित नहीं है या किसी एक देश में सीमित नहीं है, इन्हें सार्वभौमिक कहा जाता है। दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। अच्छा, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, या जैसे आप बिल ऑफ राइट्स सुना होगा आपने अमेरिका का, तो ये जो राइट्स होते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स, ये एक राज्य अपने नागरिकों को देता है। तो दैट इज फॉर द स्टेट गिवन टू द सिटीजन्स। तो एक तरह से मानव अधिकार और मौलिक अधिकारों में हम अंतर पाते हैं। अच्छा, जैसे स्वास्थ्य हो गया, आजीविका, इन जैसे मुद्दों पर भी सामाजिक आंदोलनों के रूप में दबाव समूह उभर के आए हैं। अच्छा, उदाहरण के लिए जैसे अगर हम आपको दें कि इन सामाजिक मुद्दों पे कौन से होते हैं, तो जैसे आप एग्जाम्पल पे ले सकते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन या इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये जो समूह थे, इन जैसे समूहों ने सार्वजनिक मुद्दों पर एक तरह से जागरूकता प्रदान करी और उसका प्रचार किया। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन का और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का। अच्छा, बेहतर एक तरह से नीतिगत परिणामों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हुए पर्यावरण संरक्षण और भ्रष्टाचार के क्षेत्र में जो जैसे काम करेंगे, उनको भी हम दबाव समूह ही कहेंगे। क्योंकि इनका एक तरह से उद्देश्य क्या है कि ये किस तरह से नीतिगत परिणाम ऐसे ला सकें सरकार पे दबाव बनाते हुए, जिससे कि पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके और भ्रष्टाचार से भी देश को हम मुक्त करा सकें। अच्छा, दबाव समूह जो होते हैं, उनका जो आकार है या जो उनका प्रभाव है, अर्थात उनका जो जैसे हम कहें उनका जो साइज है या जो उनका इन्फ्लुएंस है, प्रभाव क्षेत्र है, उसके साथ साथ जो उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है, संचालन का जो क्षेत्र है, वो भी वेरी करता है। अब हमने आपको क्या बताया, जो आकार, प्रभाव और जो संचालन का क्षेत्र अर्थात साइज, इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है, वो वेरी करता है, वो भिन्न होता है। कुछ जो दबाव समूह होते हैं वो छोटे होते हैं, उनका आकार भी छोटा होता है, उनका इन्फ्लुएंस यानी उनका प्रभाव करने का जो तरीका है, इन्फ्लुएंस क्षेत्र जो है वो भी कम होता है। ये और स्थानीय या घरेलू जैसे लोकल या डोमेस्टिक स्तर पर ये काम करते हैं। जबकि अन्य जो दबाव समूह होते हैं वो बहुत बड़े और शक्तिशाली होते हैं, मतलब उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा होता है, जिनमें से कुछ जैसे राष्ट्र सीमाओं के भी परे जाते हैं। हम ये मानते हैं, जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि भारत के अंतर्गत ही दबाव समूह काम करते हैं, इनका इंटरनेशनल डोमेन पे भी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो दबाव समूह अपने साइज, इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ ऑपरेशन, आकार, प्रभाव और संचालन के क्षेत्र के अनुसार भी ये वेरी करते हैं। कुछ छोटे होते हैं जो स्थानीय और घरेलू होते हैं, यानी कि लोकल लेवल पे वो काम करते हैं, लोकल स्तर पे काम करते हैं। जबकि कुछ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, वो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। और वो ये इंश्योर करते हैं कि वह गवर्नमेंट के ऊपर ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे प्रेशर बनाए रखें, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी वह एक प्रेशर का काम करते हैं। अच्छा, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दें तो इसके लिए आ सकता है कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन, काउंसिल ऑफ यूरोपियन फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एंटी आपथाइड मूवमेंट, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ। ये सब सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज पे काम नहीं कर रहे हैं, बट दे आर अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। ये ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे ये काम कर रहे हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिए, कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन, काउंसिल ऑफ यूरोपियन फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, एंटी आपथाइड मूवमेंट, एमनेस्टी इंटरनेशनल, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ। तो ये सोशल कॉन्सेप्ट्स को भी, जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उनको लेके भी आगे बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे ये एक्टिव है। अच्छा, आधुनिक समय में विशेषकर अगर हम आपसे कहें 18वीं
शताब्दी के अंत में अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के बाद, मतलब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद दबाव समूहों को एक तरह से प्रमुखता मिली, क्योंकि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की, अगर अमेरिकन रेवोल्यूशन की हम आपसे बात करें, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, यानी प्रजातंत्रीय जो सिद्धांत हैं और जो जनता के मुद्दों को लेकर अपना उनका एक तरह से सजग होना और उनको अपना पब्लिक ओपिनियन को व्यक्त करना, लिबर्टी, फ्रीडम, ये कुछ ऐसे शब्द थे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। तो ये कहा जाता है कि आधुनिक समय में स्पेशली अमेरिकन और फ्रांसीसी क्रांतियों के बाद दबाव समूहों को एक तरह से प्रमुखता मिली। अच्छा, लोकतांत्रिक अधिकारों, विचारों और मूल्यों के प्रसार से दबाव समूहों की संख्या में एक तरह से आश्चर्यजनक वृद्धि हुई, क्योंकि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अधिकारों की और मूल्यों की, वैल्यूज की जब बात करते हैं, तो दबाव समूह जो है उसमें वो आगे आते हैं और वो ये बताते हैं कि कैसे हर वर्ग को, जितने भी वर्ग हैं समाज में, उन सबके कुछ अधिकार हैं, उन सबके कुछ हित हैं और उनका संरक्षण करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। पहले के समय में, जैसे हमने जब आपको इससे पहले के सेशन में अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक सिस्टम में डिफरेंस बताया था, तो उसमें हमने आपको ये पढ़ाया था कि जो अधिनायक तंत्र होता है, यानी जो अथॉरिटेरियन सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि वहां पे शक्तियों का केंद्रीकरण है और वह एक पर्टिकुलर विचारधारा के अनुसार काम करते हैं, तो वो उस विचारधारा के अनुसार जनरली वहां पे जनता के हितों के बारे में कम सोचा जाता है। जैसे कि हिटलर के लिए मसोलिनी या स्टालिन का अगर हम नाम लें आपसे, तो वहां पे जनता के हितों के बारे में वो कम सोचते थे, वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ द स्टेट के बारे में ज्यादा सोचते थे और उन्हें ये लगता था कि राज्य जो है वो जनता से ऊपर है। जैसे जबकि आज के समय में अगर आप देखें प्रजातंत्र व्यवस्था में, हमारे यहाँ जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। वह बेसिक क्या कहेंगे, आपको अटेंशन सीख करते हैं, बजाय कि स्टेट के बारे में। हम लोग आजकल काम करते हैं वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पे, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य। और लोक कल्याणकारी राज्य से मतलब है कि हम जनता के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ना कि हम राज्य के बारे में, क्योंकि जब जनता का विकास होएगा तो राज्य ऑन इट्स ओन उसका भी विकास होगा। अच्छा, तो जो हम आपको जैसे बता रहे थे कि लोकतांत्रिक अधिकारों, विचारों और मूल्यों के प्रसार से दबाव समूहों की जो संख्या है वह बड़ी है, इधर समय में देखा गया है। अच्छा, नए दबाव समूहों में जो प्रमुख है वह आप देखेंगे या तो अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित है, या जैसे विमेन राइट्स के बारे में, जो महिला उन्मुखी समूह होते हैं, उनमें ज्यादा हमने वृद्धि देखी है। वे सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए एक साथ आए हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वह अधिकार किसी के अधीन ना हो। अगर आप भारत का एग्जाम्पल ले बच्चों, तो उसमें भी हम ये देखेंगे कि जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं या विमेन राइट्स हैं, तो इन पे हमारे समाज, हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत काम किया है और हमारे यहाँ संविधान में ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं, ऐसे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जिससे कि महिलाओं का और जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों का किसी तरह से हनन ना हो। अगर हम आपसे महिलाओं के लिए ही बात करें, तो हम आपको पता होगा कि हमें रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि उनके लिए रिजर्वेशन किया जाए और उनके जो अधिकार हैं उनका भी पूर्ण रूप से एक तरह से उनको भी प्रोग्रेस करने की, उन्हें भी डेवलप करने की एक चांस जो है वो उन्हें प्रदान किया जाए। अच्छा, दबाव समूह उस समुदाय या समूह के हित की सेवा के लिए अस्तित्व में आए जिसके वे प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जिस ग्रुप को वो बिलोंग करते हैं वह उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और उसी के हित के लिए वह आगे आते हैं और गवर्नमेंट को इसलिए इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर वो बनाए रखें ताकि उनके हितों का किसी तरह हानि ना हो। इसलिए किसी विशेष समूह से सामूहिक हित के अधिकार पर उनके उद्देश्य और मांगे अलग अलग होती हैं। अब जैसे अगर आप एक एग्रीकल्चरल प्रेशर ग्रुप को देखेंगे, तो जो अग्रेरियन है अगर वो, तो उसकी डिमांडें, उसकी जो मांगे हैं वह भिन्न होंगी अगर हम उसको कंपेयर करें किसी इंडस्ट्रियल प्रेशर ग्रुप से, क्योंकि वह दूसरी मांगे रखेगा। तो किसी भी विशेष समूह के सामूहिक हित के आधार पर उनके उद्देश्य अलग होते हैं और उनकी मांगे भी अलग होती हैं। लेकिन अपने मतभेदों के बावजूद भी हम ये देखते हैं दबाव समूह कुछ विशेषताओं को सामान्य रूप से प्रदर्शित करते हैं। मतलब उनकी डिमांड्स में, उनकी मांगों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन जब आप देखेंगे उनके एग्जीक्यूशन में या उनका अपना जो उनका वे ऑफ क्या कहेंगे एक्सप्रेशन है, उसमें किसी तरीके से आपको समानता मिलती है। अच्छा, दबाव समूहों की एक मूलभूत विशेषता ये होती है कि वे ना तो चुनाव लड़ते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और ना ही सरकारी मामलों में सीधे
सीधे तौर पर शामिल होने का प्रयास करते हैं। इसके बजाय उनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को अपने पक्ष में करने के लिए सरकारी एजेंसियों के नौकरशाहों पे यानी ब्यूरोक्रेसी को या राजनेताओं पर वह दबाव डालते हैं। तो जैसा अभी हमने आपको जब कंपैरिजंस करवा रहे थे हम आपको कि दबाव समूह राजनीतिक दलों से भिन्न है, तो तब हमने आपको बताया था कि दबाव समूह राजनीतिक दलों की तरह चुनाव में आने की किसी भी तरीके से कोशिश नहीं करते हैं। उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना होता है। उनका उद्देश्य क्या होता है कि वह सार्वजनिक नीतियों को अपने पक्ष में किस तरह से ला सकते हैं, और वो अपने पक्ष में सार्वजनिक नीतियों को कैसे लाते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि वह ब्यूरोक्रेट्स पे यानी नौकरशाहों पे या राजनेताओं पे, पॉलिटिशियंस पे वह दबाव डालें ताकि नीतियां ऐसी बने कि जिससे उनका अहित ना हो। अच्छा, इस राजनीतिक सौदेबाजी के को करते समय यानी जब ये डायलॉग होता है तो दबाव समूह हमेशा अपने विशिष्ट मांगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और राजनीतिक स्थिति अपनी तटस्थ राजनीतिक स्थिति का बनाए रखने का प्रयास करते हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि वह किसी भी, जैसे हम कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, तो नौकरशाही का एक मूलभूत या जो क्या कहेंगे एक प्रिंसिपल जो सिद्धांत होता है वो ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट हो पावर में, उनको क्या करना है, उनका उद्देश्य है कि जो भी किसी भी पार्टी की सरकार हो वह उसको एक तरह से असिस्ट करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। उनको किसी भी तरह से पार्टी अफिलिएशंस करने का मतलब अनबायस्ड ओपिनियन रखना उनके लिए सुनिश्चित किया जाता है। उसी तरीके से जो दबाव समूह होते हैं वह अपनी विशिष्ट मांगों पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं और तटस्थ रहते हैं, तटस्थ राजनीतिक स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन वह उस पार्टी या उम्मीदवार को एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस या समर्थन देकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं। तो एक तरह से वित्त पोषित करके या अपना समर्थन देके वह सक्रिय राजनीति में अपना प्रवेश कर सकते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके हित में काम करेगी। तो वो जिस पार्टी या उम्मीदवार के लिए उन्हें लगता है कि उनका समर्थन करेगी या उनके लिए एक तरह से ऐसी नीतियों पे काम करेगी जिससे उनका भला हो, तो ऐसी पार्टियों या उम्मीदवारों को वो एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस या अपना सपोर्ट देके आगे करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसलिए दबाव समूह राजनीतिक दलों के राजनेताओं या सरकार के उच्च पदस्थ जो अधिकारी होते हैं, उनका सहयोग या समर्थन जीतने के लिए उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह अपने समूह हितों को अपने राजनीतिक हितों के ऊपर रखने का भी प्रयास करते हैं। मतलब उनका एक तरह से जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उसमें उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किस तरह हो सकता है, वो इस तरह हो सकता है कि जब वह जो उम्मीदवार है या जो पार्टी है जिसको वो समर्थन देना चाहते हैं उसको किसी तरीके से क्या कहेंगे फंड रेजिंग या फाइनेंशियल सपोर्ट देके, या फिर उनके जो अधिकारी हैं जो कि किसी पद पे नियुक्त हैं उनके साथ वह अपने अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करते हैं ताकि वह उनका एक तरह से सहयोग पा सकें ऐसी नीतियों के निर्माण में जिससे उनका जो ग्रुप है, जो जैसे एग्रीकल्चर है या ट्रेड है या आप कहिए सिविल सोसाइटी है, तो उनके किसी भी तरीके से हितों का हानि ना हो। लेकिन ये चीज समझने वाली है कि दबाव समूह किसी भी परिस्थिति में अपना जो सामूहिक हित है, उनका जो समूह का उनका जो हित है वह राजनीतिक हितों के ऊपर हमेशा रखेंगे। अगर हम आपको जैसे एग्जांपल्स दें कि प्रेशर ग्रुप्स भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आपको एग्जांपल दें, तो जैसे हमारे पास कई श्रेणी में प्रेशर ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, ट्रेड ग्रुप्स होते हैं, जैसे हमने आपको बताया कृषि समूह होते हैं, अग्रेरियन ग्रुप्स होते हैं, या जैसे बच्चों के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, धार्मिक ग्रुप होते हैं, रिलीजियस ग्रुप, लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पे ग्रुप्स होते हैं, ट्राइबल ग्रुप आइडियोलॉजी यानी विचारधारा पे बेस्ड होते हैं, या फिर एनोमिक ग्रुप्स भी होते हैं। जैसे अगर हम आपको बिजनेस ग्रुप्स के एग्जांपल दें, व्यापार समूह के एग्जांपल्स दें, तो जैसे हमारे पास फिकी का एग्जांपल है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर एसोचैम को ले सकते हैं, एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, या फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन। ये कुछ माने हुए व्यापार समूह हैं जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का। ये भी एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं। अगर जैसे हम ट्रेड यूनियंस में आपको एग्जांपल दें, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, एआईटीयूसी, या इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, भारतीय मजदूर संघ, ये क्या हो गए, ये कुछ आपके ट्रेड यूनियन के ग्रुप्स हो गए। प्रोफेशनल ग्रुप्स में जैसे व्यवसायिक ग्रुप में हम ले तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स है। तो ये
प्रोफेशनल ग्रुप्स हो गए। कृषि समूह में जैसे अगर हम आपको एग्जांपल दें तो ऑल इंडिया किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एबीवीपी बहुत पॉपुलर है ये, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। रिलीजियस ग्रुप्स में जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये सभी जानते हैं। अच्छा, कास्ट ग्रुप हरिजन सेवक संघ, नादर कास्ट एसोसिएशन, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से आप ये देखते हैं कि इनका एक विशेष भूमिका रहती है राज्य की नीति निर्माण में। एक तरह से ये बाहर से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करते हैं, और अगर कोई भी ऐसी नीति लाई जाती है सरकार के द्वारा तो ये एक बहुत वॉचफुल आई रखते हैं उन नीतियों के ऊपर, ये इंश्योर करने के लिए कि इनके हितों का किसी तरीके से हानि ना हो। जैसे हम एनिमिक ग्रुप्स के बारे में आपको बता रहे थे, तो एनिमिक ग्रुप्स जैसे कौन से हुए, जैसे नक्सलाइट है तो नक्सलवाड़ी जो है वो एक ग्रुप ऐसा हो गया, या जैसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। तो ये जैसे आइडियोलॉजी पे अगर हम आपसे कहें, जो विचारधारा पे, तो जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, अभी हमने आपको इसका एग्जांपल दिया था। चिपको मूवमेंट एक बहुत पॉपुलर मूवमेंट रहा था, तो ये भी एक प्रेशर ग्रुप की तरह, क्योंकि ये सोशल एरिया में काम कर रहे हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है तो ये एक सोशल एजेंडा लेके काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम क्या, ये प्रेशर किस पे क्रिएट कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के ऊपर ही दबाव क्रिएट कर रहे हैं। चिपको मूवमेंट में भी यही हुआ, या जैसे विमेन्स राइट एसोसिएशन है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का भी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो ये क्या है, ये ऐसे दबाव समूह हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इनका एरिया ऑफ वर्किंग, इनका इंटरेस्ट और इनका स्कोप, ये तीनों चीजें भिन्न होंगी। जो बिजनेस, जो व्यापार समूह है, वह व्यापार के क्षेत्र में ही काम करेगा और उसी से संबंधित जो नीतियां हैं उन पे क्वेश्चन अराइज करेगा। जो ट्रेड यूनियंस हैं वो अपने क्षेत्र के जो नीतियां होंगी उस पे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर करेगा। वैसे ही व्यवसायिक समूह है, कृषि समूह है, या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्राइबल ग्रुप्स, आइडियोलॉजी ग्रुप्स, ये सब अपने अपने क्षेत्र में अपने जो सरकार की जो नीतियां हैं उनको एक तरह से स्टडी करते हैं, वो वॉचफुल आई रखते हैं और ये देखते हैं कि इनके सरकार द्वारा बनाई गई कोई भी नीति इन समूहों के, इन डिफरेंट ग्रुप्स के किसी भी हित की हानि ना करें। अच्छा, एक चीज बच्चों, जो हमने जब स्टार्ट किया था सेशन आपसे, तो हमने बताया था कि प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स, जो हित समूह हैं और जो दबाव समूह हैं, जनरली हम इनमें कोई विभिन्नता नहीं पाते हैं। हम ये मानते हैं कि हित समूह और दबाव समूह दोनों सेम चीजें हैं, दोनों सिमिलर हैं। लेकिन ऐसे देखा जाता है कि कई विद्वान दबाव समूह और हित समूह के मध्य अंतर करते हैं। ठीक है। अच्छा, इन इन लोगों का ये मानना होता है कि जैसे, जबकि जो अन्य लोग हैं उनका ये मानना होता है कि दबाव समूह हमेशा सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही प्रभावित करने का प्रयास करता है, जबकि जो हित समूह होता है उसका ऐसा कोई इरादा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हम ये मानते हैं जो दबाव समूह है वह ज्यादा शक्तिशाली होता है। हित समूह केवल अपने विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने हितों को बढ़ावा देने पर जोर देता है, लेकिन वह सरकार पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं डालता है। और हित समूह निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करना शुरू करता है तो वह स्वयं को दबाव समूह में बदलते हुए देखता है। मतलब जब हित समूह एक तरह से सरकार पे दबाव डालना शुरू करेगा तो ये देखा जाएगा, या उनके निर्णय को एक तरह से प्रभावित करने का प्रयास प्रारंभ करेगा, तो ये कहा जाएगा कि हित समूह अब एक दबाव समूह बन गया है। मतलब जो इनके बीच में डिफरेंशिएशन है वो बहुत माइन्यूट है, लेकिन जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जो हित समूह हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होते हैं। वो किसी भी तरीके से, एक तरह जैसे जो प्रेशर ग्रुप्स का जो इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग पे, वो हित समूह का नहीं हो सकता। और जब हित समूह ये प्रयास करता है तो फिर वो एक दबाव समूह में परिवर्तित हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि सभी दबाव समूह हित समूह हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी हित समूह जो हैं वह दबाव समूह में परिवर्तित हो जाएं। तो दबाव समूह तो हित समूह के रूप में लिए जा सकते हैं और इसीलिए इनको इंटरचेंजेबली कई विद्वान मानते हैं, हम इन्हें यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हित समूह हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं माना जाता है। अच्छा, इसके बाद दबाव समूह, अगर हम एक थोड़ा सा और इलैबोरेट करें आपके साथ कि जो बेसिक डिफरेंस है एक पॉलिटिकल पार्टी और एक प्रेशर ग्रुप में, तो हम ये मानते हैं कि दबाव समूह एक औपचारिक संगठन नहीं होता है, जबकि जो राजनीतिक दल होते हैं वह भारत के, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो वह चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त औपचारिक संगठन होते हैं। तो दबाव समूहों को हम एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते हैं, एक औपचारिक संगठन नहीं मानते हैं, जबकि जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें
चुनाव, क्योंकि अगर जैसे किसी भी राज्य की बात लें, अगर हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो चुनाव आयोग द्वारा जो मान्यता प्राप्त होते हैं, तो इसलिए हम उन्हें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह लेते हैं। अच्छा, जो दबाव समूह है, उनका उद्देश्य राजनीतिक दलों की तरह राजनीतिक शक्ति को सीधे साझा या नियंत्रित करना नहीं होता है, और नीतिगत निर्णयों में कोई भी परिवर्तन करने के लिए दबाव समूह को विभिन्न माध्यमों से सरकार पर दबाव डालना पड़ता है। जैसे विद्रोह है, प्रदर्शन है, बैठक है, याचिकाएं दायर करना है, सूचना अभियान चलाना है, या मीडिया के माध्यम से प्रभावित करना है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा आप नहीं देखते हैं। दबाव दल जो है, दबाव मूल रूप से बाहरी प्रकृति का ही होता है, जबकि जो राजनीतिक दल होता है वह इंटरनली काम करता है। कैसे? वह विपक्ष दल की तरह बैठ जाएगा या विभिन्न विधायी माध्यमों से सरकार की नीतियों में बदलाव लाने का प्रयास करता है। तो दबाव समूह एक तरह से बाहर से प्रेशर या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, जबकि जो राजनीतिक दल होते हैं, अगर हम विपक्ष की बात करें, तो वो क्या करेंगे? वह विधायी माध्यमों से सरकार की नीतियों में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। तो ये एक और डिफरेंस हमें राजनीतिक दल और दबाव समूहों के मध्य मिलता है। अच्छा, दबाव समूहों को अपने लोगों के प्रति जवाबदेही की आवश्यकता ही नहीं होती है, जबकि जो राजनीतिक दल होते हैं वह जवाबदेह होते हैं। यदि नहीं, तो अगर वो जवाबदेह नहीं होंगे, तो चुनाव में मतदाताओं द्वारा उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जैसे जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे गणतंत्री व्यवस्था है, अगर हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, आप अमेरिका का ले लें या ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले लें, जहां जहां संसदीय व्यवस्था मिलती है या राष्ट्रपति व्यवस्था मिलती है, जहां डेमोक्रेटिक व्यवस्था मिलती है, वहां पे देखा जाता है कि अगर जो सरकार केंद्र में है, जो शासन चला रही है, अगर वह एक तरह से जवाबदेह नहीं है जनता के प्रति, तो क्या होता है? जब अगला चुनाव होता है, तो उसमें मतदाताओं द्वारा उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, इस तरह की जवाबदेही, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो दबाव समूहों में नहीं मिलती है, क्योंकि वह अपने लोगों के प्रति डायरेक्टली जवाबदेह नहीं होते हैं कि अगर उन्होंने कोई भी कार्य किया, तो जनता के प्रति वो जवाबदेही हो गई। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेंस में नहीं आती है। लेकिन जबकि जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें, तो उनकी इस तरह की जवाबदेही होती है। अच्छा, दबाव समूह उन मुद्दों से निर्देशित होते हैं जो लोगों के एक निश्चित समूह को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अगर हमने अभी आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन का एग्जाम्पल दिया था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर एक बांध के निर्माण के खिलाफ काम कर रहा था, जो बाद में बांधों के खिलाफ एक आंदोलन बन गया। जबकि राजनीतिक दल राज्य राष्ट्र से संबंधित लगभग सभी मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जो प्रेशर ग्रुप्स होंगे, जो दबाव समूह होंगे, उनका ध्यान एक किसी विशिष्ट मुद्दों पर हो, विशिष्ट मुद्दे या मुद्दों पर होगा। वह सार्वजनिक रूप से सारे मुद्दों को नहीं इंक्लूड करते हैं। लेकिन क्योंकि मतलब जैसे अगर हमने अभी जैसे एग्जाम्पल दिया नर्मदा बचाओ का, या जैसे अभी हमने आपको इतने एग्जाम्पल्स दिए बिजनेस ग्रुप्स के, अग्रेरियन ग्रुप्स के, ट्रेड ग्रुप्स के, तो ये एनामिक ग्रुप्स के, तो ये क्या है? इनके अपने विशिष्ट हित हैं, ये उस समूह को बिलोंग करते हैं, और ये उसी समूह से संबंधित जो भी निर्णय है या जनता गवर्नमेंट के समक्ष कुछ लाना चाहते हैं मुद्दों को, तो ये उसी मुद्दे से रिलेटेड, उसी समूह से संबंधित अपने मुद्दों को आगे रखेंगे। लेकिन जब हम राजनीतिक दलों की बात करते हैं, तो वह इस तरह से काम नहीं करते हैं। राजनीतिक दल राज्य या राष्ट्र से संबंधित लगभग सभी मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और जैसे अगर हम विपक्ष की भी बात करते हैं, तो जब हमारी गवर्नमेंट कोई डिसीजन मेकिंग करती है या कोई पॉलिसी या प्रोग्राम लेके आती है, तो हमारा जो विपक्ष है वो क्या करता है? वो ये नहीं देखता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, वो ये देखेगा कि उन पॉलिसीज या प्रोग्राम्स में क्या फॉल्ट्स हैं, और वह उनको उजागर करने की, या जैसे आपने अभी देखा बहस जो हुई, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, तो क्या आपने डिबेट्स एंड डिस्कशंस को जिस तरह से देखा, तो वही उनका करने का प्रयास होता है। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण, या जैसे राजनीतिक समानता, दलित लोगों के उत्थान, इन जैसे जो मुद्दे हैं और इनकी जो सरकारी योजनाएं हैं, इनके बारे में, जैसे गरीब लोगों की, कृषि, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, ये सब कुछ आपको उसमें निहित मिलेगा, जो उनका घोषणा पत्र होता है। लेकिन अगर आप प्रेशर ग्रुप्स के बारे में या दबाव समूह के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे ये चीजें एब्सेंट होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रक्षा, विज्ञान, इन चीजों से उनका इतना संबंध नहीं होता है,
है अनलेस कि वो उनके समूह को किसी तरह से डायरेक्टली प्रभावित कर रहा हो। तो प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, जो दबाव समूह होते हैं, उनका जो लक्ष्य है वह समाज के विभिन्न वर्गों के हित को प्राप्त करना है और वो सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन उनमें भी हमें क्या मिलता है? भेद मिलता है। और जबकि जो राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, उनका लक्ष्य सत्ता में आना और सरकार बनाना है। दबाव समूह आमतौर पर उन लोगों के विशेष हितों और आकांक्षाओं के अनुसार प्रभावित करने और दबाव डालने की कोशिश करते हैं, जिनका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और राजनीतिक दल क्या होते हैं? उनका मेन लक्ष्य यही होता है कि वह सत्ता में किस तरह आए और अपनी सरकार बनाए। अच्छा, तो ये तो बच्चों हमने एक डिस्कशन किया अबाउट कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, दबाव समूह वो कैसे होते हैं, इसके साथ हित समूह से वो किस तरह भिन्न होते हैं, राजनीतिक दलों से दबाव समूह किस तरह भिन्न होते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि दबाव समूह कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, दबाव समूह जो होते हैं, उनकी संरचना और संगठन के आधार पर कई विद्वानों द्वारा उन्हें विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अच्छा, इनमें से मतलब किन-किन आधार पे किया गया है? उनकी संरचना और उनके संगठन के आधार पे। अच्छा, इसमें ऑलमैन एंड कोलमैन का नाम आता है। उनके द्वारा जो दिया गया जो वर्गीकरण है, वह सबसे उपयुक्त समझा जाता है और उसे व्यापक रूप से लागू किया जाता है। तो दबाव समूह संरचना और संगठन के आधार पे, ठीक है, उनको विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अच्छा, पहला हम लेते हैं जो आपके पाठ्यक्रम का भाग है, जो पहला टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप है, वो है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप, अर्थात संस्थागत दबाव समूह। अच्छा, संस्थागत दबाव समूह बच्चों वो होते हैं जो सरकारी संस्थानों जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज, विश्वविद्यालय, न्यायपालिका, नौकरशाही, अस्पताल, पुलिस आदि इन सहित विभिन्न संस्थाओं में बनते हैं। और क्योंकि ये दबाव समूह डॉक्टर, वकील, शिक्षक ऐसे जैसे पेशेवर जो रूप से जो नियोजित कर्मी होते हैं, उनके द्वारा क्योंकि ये गठित किए जाते हैं, तो ये औपचारिक संगठनों के भीतर ही मौजूद होते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब क्या है कि इनका जो निर्माण है वह एक तरह से डॉक्टर, वकील, क्योंकि जिस क्षेत्र के ये हैं उन्हीं क्षेत्र के लोगों द्वारा इन्हें बनाया जाता है। डॉक्टर, वकील, शिक्षक ये जैसे जो पेशेवर होते हैं इनके इनके नियोजित कर्मियों द्वारा इसे गठित किया जाता है। तो ये औपचारिक संगठनों के अंतर्गत ही मौजूद होते हैं। वे उचित नियमों और विनियमों के अनुसार ही अत्यधिक व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें पेशेवर दबाव समूह के रूप में भी जाना जाता है। अगर जैसे हम आपको इसका एग्जाम्पल दें तो आईएएस एसोसिएशन है, आईपीएस एसोसिएशन, या जैसे आप एग्जांपल में स्टेट सिविल सर्विस एसोसिएशन, पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, डिफेंस पर्सनल एसोसिएशन, ये आपके पाठ्यक्रम के भी भाग में ये सब मेंशन किए गए हैं, ये इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप। जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है या ऑल इंडिया बार एसोसिएशन। तो ये क्या है? ये एक तरह से संस्थागत दबाव समूह है। और ये जो जैसे सरकारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के अंतर्गत ही इनका निर्माण किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, न्यायपालिका, तो ये विभिन्न संस्थाओं में ही बनते हैं और एक्सक्यूज मी, क्योंकि इन्हें नियोजित कर्मियों द्वारा गठित किया जाता है, इसलिए इन्हें ऐसा देखा जाता है कि ये औपचारिक संगठनों के अंतर्गत ही मौजूद होते हैं। तो पहला हो गया हमारा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स। अच्छा, दूसरा है एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स। अच्छा, एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं? ये एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड भी होते हैं। इनका हम एग्जांपल अगर आपको दें तो एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप इन ऑल इंडिया, जैसे ऑल इंडिया लेवल पे जैसे बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियंस, एआईटीयूसी जैसे भी हमने आपको एग्जांपल दिया था, टीचर्स एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन। तो ये कुछ इसके एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो कि एक तरह से सहयोगी दबाव समूह के रूप में इन्हें जाना जाता है। अच्छा, ये सामूहिक सीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक संगठित और विशिष्ट हैं। इन समूहों के पास विशाल संसाधन, तकनीक और प्रबंधकीय ज्ञान होता है और सरकार में कुलीन समूह जो है उसके साथ इनकी घनिष्ठ संबंध एक तरह से इन्हें सबसे ज्यादा प्रभावशाली समूह बना देते हैं। इनमें से कुछ समूह इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह राजनीतिक दल भी जो है वह धन और अन्य संसाधनों के लिए उन पर एक तरह से निर्भर करते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं। और बदले में सरकार क्या करती है? सरकार कभी कर के या टैक्स जो होता है या टैरिफ है,
या ट्रेड रिलेशंस में एक तरह से रियायतें देकर इनकी सेवा करती है। तो कुछ मामलों में तो सरकार भी नीतिगत मुद्दों पर इन समूहों से सुझाव या सलाह लेती है। तो ये जो सहयोगी दबाव समूह होते हैं, एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये एक तरह से आप जो नेक्सस एक एग्जिस्ट करता है गवर्नमेंट और इन प्रेशर ग्रुप्स के बीच में, वो इसके माध्यम से व्यक्त होता है। क्योंकि इनके क्या है, इनके सीमित लक्ष्य होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए ये अत्यधिक संगठित और विशिष्ट रूप से काम करते हैं। और इनके पास जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, संसाधन, तकनीक, हर चीज का ज्ञान होता है। और जो कुलीन तंत्र होता है, जो एलीट ग्रुप होता है, उसके साथ इनके प्रभाव एक तरह से घनिष्ठ संबंध होते हैं। इसलिए ये अपना बहुत ही प्रभावशाली इम्पैक्ट जो है वो गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग पे डालते हैं। अच्छा, ये एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं उन्हें धन या अन्य जो रिसोर्सेज होते हैं उनके एक तरह से उनके राजनीतिक दल इन पर निर्भर होते हैं इनके लिए। अच्छा, ये एक तरह से आप कहेंगे कि अगर ये नेगेटिव रोल है, तो पॉजिटिव रोल इसका एक ये भी है कि जो सरकार जब कोई नीतिगत मुद्दे होते हैं, जो जैसे इन समूहों के रिस्पेक्ट में लेने होते हैं, तो उन मुद्दों पर ये सहयोगी दबाव समूहों से जो राजनेता हैं, वह इनसे सुझाव और सलाह भी लेते हैं। तो पहला बच्चों हम लोगों ने पढ़ा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप, संस्थागत दबाव समूह। दूसरा हमने पढ़ा एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स यानी सहयोगी दबाव समूह। अच्छा, जो थर्ड है आपका, वो है नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स। अच्छा, ये नॉन एसोसिएशनल का क्या मतलब है? मतलब गैर सहयोगी दबाव समूह। ये किनशिप या जिसे कहेंगे वंश समूह जो है, और जातीयता या क्षेत्रीय या स्थिति और वर्ग समूह है, जो व्यक्तियों, परिवार और धार्मिक प्रमुखों के आधार पर हितों को स्पष्ट करता है। मतलब ये एक तरह से इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इनका होता है। दे आर बेस्ड ऑन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। और जैसे कास्ट से रिलेटेड या लैंग्वेज जो भाषा होती है उससे रिलेटेड ये ग्रुप्स होते हैं, ये गुट बनते हैं, ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। और इंडिया में जैसे हम कहें, अगर इंडिया में जो रिलीजियस बेस्ड ग्रुप्स हैं, तो इसमें हम नाम लेते हैं विश्व हिंदू परिषद का, ये सभी इसके बारे में जानते हैं, या शिरोमणि गुरुद्वारा, ठीक है, प्रबंधक समिति, या फिर कास्ट बेस्ड ग्रुप्स होते हैं जैसे लोरिक सेना हो गए या भूमि सेना, वाल्मीकि समाज, ये सब क्या हो गए, ये कास्ट बेस्ड ग्रुप्स हो गए। तो इन समूहों का जो गठन है वह विशेषतर धर्म, जाति या संस्कृति या समुदाय की मतलब एक तरह से परंपराओं और विश्वासों की रक्षा और उसके प्रचार करने के उद्देश्य से इनकी स्टैब्लिशमेंट की जाती है। कि यानी कि जो धर्म है या ये जो जाति है, ये जो भी लैंग्वेज है, जिस क्षेत्र के लिए भी जिस का भी समूह बना है, इनका गठन जो है वह धर्म, जाति या जो संस्कृति है, उन विशेषताएं हैं, इनकी जो विश्वास है, इनकी परंपराएं, इनकी संस्कृति, उनकी किस तरह से संरक्षण किया जा सकता है और उसका एट द सेम टाइम प्रचार कैसे किया जा सकता है, इस उद्देश्य से इनकी स्टैब्लिशमेंट होती है। बच्चों, जैसे हम आपको बताएं, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में अगर आप इसे समझें, तो ये कहा जाता है कि आज के समय की जो समाज है, जो सोसाइटीज हैं, जो स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट्स कहेंगे, गवर्नमेंट्स नहीं, तो जितने भी कंट्रीज हैं आज के समय पे, ये सब क्या है, ये मल्टी कल्चरल कंट्रीज है। मल्टी कल्चरल यानी कि बहुसांस्कृतिकवाद राज्य आज के समय पे हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक राज्य से व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता है पढ़ाई के पर्पस से या व्यापार या किसी काम के या एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से, तो वो जब दूसरे देश में जा रहा है तो वह अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपराएं, अपना विश्वास, अपना धर्म अपने साथ लेके जाता है। और जब वह उस राज्य में रहने लगता है, दूसरे राज्य में, तो वहां पे वह उनको उनका जिस अपनी धर्म और जो उसकी संस्कृति है उसको एक तरह से कंटिन्यू रखता है, उसकी प्रैक्टिस। तो ऐसे ही विश्व के सारे राज्य जो हैं वो मल्टी कल्चरल बन चुके हैं आज के समय पे। और इसलिए ये समझा जाता है, ये एक बहुत बड़ा एक मुहिम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जहाँ पे राज्यों द्वारा इस चीज को समझा गया है कि प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए कल्चर एक तरह से इंटरेक्शन कराएं, यानी संस्कृतियों के बीच में एक तरह से एक संवाद होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, ताकि टॉलरेंस, यानी एक तरह से जैसे आप देखते हैं कि धर्म के आधार पे या कल्चर के आधार पे जो आज के समय पे इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इतनी लड़ाइयां होती हैं, तो हम उन लड़ाइयों को कैसे रोक सकते हैं। ये एक मुहिम यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी ली गई है, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना हो। तो वो शांति और सुरक्षा
शिक्षा की स्थापना का एक पहलू ये भी है कि जब विश्व के सारे लोग एक दूसरे के कल्चर के प्रति टॉलरेंट होंगे एक तरह से, और दूसरे के कल्चर को किसी तरह से नीचा नहीं देखेंगे या किसी के संस्कृति के बारे में कुछ गलत नहीं सोचेंगे, तो हम उस पीस की या उस शांति की स्थापना कर पाएंगे। तो ये जो जैसे ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये भी इसी विश्वास के साथ काम करते हैं। लेकिन हालाँकि हम ये देखते हैं कि डे टू डे प्रैक्टिस में इनकी वर्किंग जो है वो किसी तरह से डिविएट हो जाती है। परंतु जो कास्ट बेस्ड या लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप्स हैं, जिनका भी जैसे हमने आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया, तो विशेषकर रूप से इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है, इनका उद्देश्य यही होता है कि कैसे ये संस्कृति, परंपराएँ जो इनकी हैं, इनके समुदाय की, धर्म है, जाति है, तो इनकी जो परंपराएँ और संस्कृति हैं, उनका कैसे ये संरक्षण कर सकते हैं। अच्छा, गैर सहयोगी दबाव समूह जो होते हैं, ये एक प्रकृति में अनौपचारिक होते हैं, और जैसे अभी हमने आपको बताया कि इनका ये आधार होता है कि कैसे ये इसका संरक्षण करें। उनकी गतिविधियां और मांगें, उनमें भी कोई संरचनात्मक प्रक्रिया आपको नहीं मिलेगी। उनकी कोई स्थायी मांग नहीं होती है या कोई स्थायी हित नहीं होता है। ये समय के साथ या समय के अनुसार बदलती रहती है। ये अधिकतर भाषा या जातीयता, धर्म या समाज के किसी अन्य सामाजिक सांस्कृतिक पहलू पर आधारित होते हैं, और वह जैसे जो दूसरे समुदाय हैं, उन पे ध्यान केंद्रित करते हुए अपने समुदाय को एक तरह से आप कहेंगे आगे बढ़ाने का तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरह से उनका संरक्षण करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जो लास्ट आपके पाठ्यक्रम का भाग है बच्चों, एज अ टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप, वो है एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। अच्छा, ये एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं? ये समूह जैसे अकाल पड़ता है या सूखा है या संसाधनों की कमी आदि जो होती है, जैसे ऐसे अप्रत्याशित जो क्षण होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन जो होती है, उसमें ये एज अ एक प्रक्रिया के रूप में ये बनते हैं। चूंकि ये समूह स्वभाव से सहज होते हैं, जो पल की गति पर निर्भर करते हैं, उनका व्यवहार और कार्य भी काफी अप्रत्याशित होता है, और ये अक्सर हिंसक हो जाते हैं। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल दें, तो जैसे फमीन रिलीफ ग्रुप था, जैसे मिजो नेशनल फमीन फ्रंट, ये मिजोरम में बना था, या असोम गोना परिषद, ये असम मूवमेंट के टाइम पे इसको ये एक एनोमिक प्रेशर ग्रुप के रूप में आगे आया था। और क्या होता है ना कि एक बार अगर इनका जो पर्पस है, जो इनका उद्देश्य है जिसके लिए इनकी स्थापना हुई है, या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ये बने हैं, तो जब इनकी एक बार इनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो या तो ये बंद हो जाते हैं, ये सीज टू एग्जिस्ट करते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि क्या बन जाते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी वो एक राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। जैसे अगर हम आपको इसका एग्जाम्पल दें, तो हम एग्जाम्पल में आपको शिवसेना दे सकते हैं। शिवसेना का एग्जाम्पल महाराष्ट्र में आता है इसके लिए, या मिजो नेशनल फ्रंट जो है, जैसे अभी हमने आपको बताया था, ये मिजोरम में बना है। तो क्या होता है, जब ये एनोमिक ग्रुप्स अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं, तो कभी कभी तो ये बंद हो जाते हैं, मतलब ये सीज टू एग्जिस्ट कर देते हैं, अपनी वर्किंग रोक देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक राजनीतिक दल का जो है वो स्वरूप ले लेते हैं। तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए दबाव समूह एक तरह से हम ये कहते हैं एक विशेषकर भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये भूमिका निभाते किस तरह से हैं? अगर हम आपको इतने एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, हमने आपको भारत के कॉन्टेक्स्ट में विभिन्न एग्जाम्पल्स दिए, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से विभिन्न श्रेणी के दबाव समूह एग्जिस्ट करते हैं और ये गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं। तो इसमें एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि ये दबाव समूह इनका दबाव बनाने का तरीका क्या होता है? ये कैसे ये इस दबाव को इस्तेमाल करते हैं? तो ऐसे ही एक तरीका है जिसको हम कहेंगे, जो सबसे पॉपुलर तरीका है, वो है लॉबिंग का। अच्छा, लॉबी क्या होता है? लॉबी का तात्पर्य एक तरह से सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने के लिए दबाव समूहों द्वारा किए गए प्रयास होते हैं। ये जो शब्द है लॉबी, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की लॉबी या उनकी जो हॉल है उससे लिया गया है। इसलिए लॉबिंग का तात्पर्य व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा आमतौर पर संसद भवनों की लॉबी में जो जैसे राजनेता हैं या विधायक हैं या जो नीति निर्माण करते हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, उन व्यक्तियों को प्रभावित करके अपने उद्देश्य के लिए समर्थन को प्राप्त करने की एक तरह से इनका एक प्रयास होता है। तो लॉबी क्या है? जैसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से इसको लिया गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? जैसे बच्चों आपको संक्षिप्त में अगर समझाएं तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से मतलब है
जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो भारत में यानी हम बाइकेमरल द्विसदनीय व्यवस्था को हम अपनाते हैं। तो जो लोकसभा है वो निचला सदन है और जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है। तो वैसे ही जो ग्रेट ब्रिटेन है, वहां पे भी द्विसदनीय व्यवस्था है और वहां पे जो अपर हाउस है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और जो निचला सदन है वो हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको पता होगा कि हमने जो अपनी संसदीय व्यवस्था ली है वो ब्रिटेन से ही ली है। तो संसदीय व्यवस्था जैसे हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, वैसे ग्रेट ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है। तो वहां का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसकी जो लॉबी या हॉल है, वहां से ये वर्ड लिया गया है। और इससे तात्पर्य ये होता है कि व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा आमतौर पर संसद भवनों की जो लॉबी होती है, उसमें जो राजनेता या नीति निर्माणकारी जो होते हैं, वो उनको प्रभावित करना चाहता है ताकि जो उनके उद्देश्य हैं उनके लिए वह समर्थन किसी तरह से प्राप्त कर सके। अच्छा, दबाव समूहों द्वारा अपनाई गई एक अन्य तकनीक जो है वो प्रचार और प्रसार होती है। तो पहला तो हमने आपको लॉबी बताया और जो दूसरा तरीका है वो है प्रोपोगेंडा, प्रचार करना या प्रसार करना। अच्छा, वे अपनी मांगों और विचारों को उजागर करने के लिए जैसे क्या माध्यम इस्तेमाल करते हैं? समाचार पत्र होते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, आज के समय पे इंटरनेट, क्योंकि आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का इतना उदय हुआ है, कोविड के बाद तो टेक्नोलॉजी बेस्ड ही सारी स्टडीज हो गई थी। तो अपने मांगों और विचारों को एक तरह से और ज्यादा उनका प्रचार करने के लिए रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, इन सभी का एक बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं और सरकार और जनता को उन मामलों पर शिक्षित करते हैं जो उनके सामूहिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। अब जैसे आप समझिए, फार्मर एसोसिएशंस होते हैं या ट्रेड एसोसिएशन, स्टूडेंट राइट्स हैं या विमेन रिलेटेड ओरिएंटेड जो ग्रुप्स हैं, अगर इनको जनता को अपने संदर्भ में कोई जैसे कोई भी इनका हित है या जो इनका जो सामूहिक हित है उसके बारे में अगर शिक्षित करना है, तो उसका माध्यम क्या होगा? तो एक तो लॉबिंग जो है वो विद इन द हाउस होती है कि भाई उन्होंने जो वहां पे जो नीति निर्माण कारी हैं या जो राजनेता हैं, उनके ऊपर एक तरह से वह प्रभाव डालते हैं अपना, ताकि उनके जो उद्देश्य हैं उनके लिए समर्थन प्राप्त कर सके, उसका एक प्रयास करते हैं वो। जो प्रोपोगेंडा या जो प्रचार का जो माध्यम है, प्रचार और प्रसार का, वो जो है वो समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट के द्वारा ही किया जा सकता है। और इससे जब ये पब्लिश होती हैं या इसमें इनके माध्यम से वो लोगों पे रीच आउट करते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है कि वो लोगों को शिक्षित कर सकें जो उनके महत्वपूर्ण सामूहिक हित हैं उनके बारे में। अच्छा, आमतौर पर हम देखते हैं कि जो दबाव समूह है वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके ही अपनाते हैं, उन्हीं को उपयोग में लाते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि अगर उनको लगता है कि उनके जो हित हैं वो शांतिपूर्ण माध्यमों से नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं उनके उपयोग से, तो वो आंदोलन का सहारा भी ले सकते हैं। और ऐसे तरीकों में, मतलब जब हम आंदोलन की बात करते हैं, तो आंदोलन में हम किन मेथड्स का मेंशन कर सकते हैं? जैसे आप हड़ताल ले सकते हैं या विरोध प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा। तो इन माध्यमों से प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वह सरकार का जो अटेंशन है वो अपने हितों की तरफ लेके आए। तो बच्चों, हमने आपको ये बताया कि एक लॉबी तरीका है, ठीक है? इसके साथ एक प्रचार प्रसार एक तरीका है जो प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा अपनाया जाता है। इसके साथ ही साथ जब उन्हें शांतिपूर्ण तरीकों से नहीं उपयोग में ला पाते हैं, वो नहीं उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वह हड़ताल, विरोध प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा का भी एक तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि जो दबाव समूह है वह अपने सदस्यों के सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन और संघ और समूह होता है। और वे समाज के विभिन्न समूहों, मांगों और हितों को स्पष्ट करके किसी देश की लोकतांत्रिक राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब इनकी भूमिका को हम नेगेट नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते, और हम ये मानते हैं कि इनकी एक महत्वपूर्ण जगह है एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में। दबाव समूह बनाकर लोग सरकार पर दबाव बनाते हुए अपने जो साझा हित हैं और जो उनके विश्वास हैं उनको बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का एक तरह से उनका प्रयास होता है। और जो हमने आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि इनको हम राजनीतिक दलों से भिन्न मानते हैं। अच्छा बच्चों, एक और टॉपिक था, जैसे कि आपके पाठ्यक्रम का ये भाग है दबाव समूह के साथ साथ, वो है चुनावी प्रक्रियाएं। अच्छा, चुनाव क्या होता है? चुनाव एक तरह से बच्चों वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने ओर से कार्य करने के लिए विधायिका में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए मतदान,
प्रतिनिधियों को मतदान करके प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये एक तरह से आपको संसदीय व्यवस्था में भी मिलेगा, ये आपको राष्ट्रपति व्यवस्था में भी मिलेगा। अच्छा बच्चों, आपको याद हो जब हमने पिछले सेशन में अपने आपको संसदीय व्यवस्था के बारे में बताया था और हमने आपसे कहा था कि जैसे भारत है तो भारत एक संसदीय व्यवस्था का एग्जाम्पल है। अभी जैसे हमने आपसे बताया ग्रेट ब्रिटेन है, वो भी एक संसदीय व्यवस्था का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एक राष्ट्रपति व्यवस्था है। तो हमें दोनों में भिन्नता क्या मिलती है? राष्ट्रपति व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था में भिन्नता ये होती है कि राष्ट्रपति व्यवस्था में जो कंट्रोल है वो प्रेसिडेंट का होता है और वहां पे हमें मिलता है शक्तियों का पृथकीकरण, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके मध्य शक्तियों का पृथकीकरण मिलता है। और वहीं अगर आप संसदीय व्यवस्था देखेंगे तो वहां पे ये चीज नहीं होती है, वहां पे क्लोज रिलेशनशिप मिलती है, यानी घनिष्ठ संबंध मिलता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के मध्य, यानी विधायिका और कार्यपालिका के मध्य। तो ये एक मूलभूत इसका क्या कहेंगे आपसे, एक मूलभूत इसका डिफरेंस है संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था में। अच्छा, चुनावों में जो एक तरह से चुनाव कराए क्यों जाते हैं, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि ये जैसे अभी हमने आपसे कहा कि संसद या स्थानीय निकायों में चुनाव के द्वारा, जैसे हम देखते हैं डायरेक्ट इलेक्शन या इनडायरेक्ट इलेक्शन का मेथड होता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव जैसे कि हम लोकसभा के इलेक्शंस करते हैं, और अप्रत्यक्ष हो गया जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। अच्छा, चुनावों में चयन की ये प्रक्रिया अब एक प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक से लगभग अविभाज्य है, क्योंकि हर डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको चुनाव का जो प्रोसीजर है वो मिलेगा ही मिलेगा। और जो 20वीं सदी है उसमें चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार, एक व्यक्ति एक वोट, लोकप्रिय भागीदारी, सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान व्यवस्था, चुनावी निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो जो प्रेजेंट टाइम में जो डेमोक्रेसीज हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उनके ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके आधार पे हर राज्य में चुनाव कराए जाते हैं। और वो बेसिक प्रिंसिपल्स अभी जैसे हमने आपको बताया क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार, अर्थात जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अच्छा, एक व्यक्ति एक वोट की, पर व्यक्ति जो है एक ही वोट की प्रक्रिया जो पॉसिबिलिटी है वो इंश्योर की जाती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अच्छा, लोकप्रिय भागीदारी, गुप्त मतदान, चुनावी निष्पक्षता और एक कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा जो है, ये सिद्धांत जो होते हैं ये आज की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको मिलेंगे। और जब इन माध्यमों से चुनाव करवाए जाते हैं तो वे प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक तरह से प्रदर्शित करते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो इन माध्यमों से जब चुनाव होता है तो वो देखने को मिलती है। एक ब्रॉडली अगर हम देखें तो चुनावी प्रणाली से हमारा तात्पर्य उन समूह से है या उनके समूह से है जो चुनाव को एक तरह से नियंत्रित करते हैं। अच्छा, ये नियम चुनाव के सभी पहलुओं से संबंधित होते हैं। जैसे मतलब एक जब चुनावी प्रक्रिया होती है, जैसे आप देखते हैं लोकसभा के इलेक्शंस हैं या ये राज्य स्तर पे, नेशनल स्टेट लेवल पे होते हैं। अगर हम स्टेट स्तर पे, स्टेट के लेवल पे देखेंगे तो विधानसभा के भी चुनाव होते हैं। ये जो चुनाव होते हैं इनके जो नियम है सभी पहलुओं से संबंधित होते हैं। पहलू जैसे मतदान का अधिकार, द राइट टू वोट, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, मतदान की प्रकृति, चुनाव अभियान, व्यय कैसा होगा, वित्त पोषण, मतदान की तारीख, वोटों की गिनती में निष्पक्षता, अभी विवादों का समाधान। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अनगिनत एरियाज होते हैं जब भी एक चुनाव का आयोजन किया जाता है। तो जो क्या कहते हैं चुनावी प्रक्रिया होती है या जो प्रोसेस होती है एक इलेक्शन की, उसमें ये सभी पहलू जो हैं वो सम्मिलित होते हैं। अच्छा, आपके पाठ्यक्रम में कुछ तरीके दिए गए हैं, चुनावी प्रणाली के प्रकार दिए गए हैं और ये कहा जाता है कि ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं जिनके आधार पर चुनावी प्रणाली जो है प्रोसीजर उसको अपनाता है। तो प्रत्येक राज्य में जो चुनावी प्रणाली है वह भिन्न होती है। कुछ जैसे हम देखते हैं जो डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं हैं या जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वहां पे हमें सिमिलैरिटी मिलती है। तो जैसे आपके पाठ्यक्रम का भाग में एक उन्होंने दिया है टाइप में प्लुरैलिटी सिस्टम। प्लुरैलिटी सिस्टम होता है, ये प्रतिनिधित्व की सबसे पुरानी प्रणाली में से एक है। वह होता है जिसे किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी अन्य उम्मीदवार की तुलना में सबसे अधिक वोट मिले हों, भले ही उस उम्मीदवार ने पूर्ण बहुमत हासिल की हो या ना की हो। उदाहरण जैसे अगर हम आपको दें तो भारत में लोकसभा है, लोकसभा के चुनाव हैं या राज्य में विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वह इसका उपयोग करते हैं। या जैसे अगर हम आपको बाहर की कंट्रीज में एग्जांपल दें तो इसका उपयोग फिलीपींस में या वेनेजुएला में भी किया जाता है। इसमें एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र जो हैं
ठीक है, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और मतदाताओं के पास केवल एक वोट होता है, जिसे वह राजनीतिक दलों की बजाय उम्मीदवारों के लिए डालते हैं। मतलब हम जब वोट करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या, हमारी मानसिकता क्या होती है कि हम ये देखते हैं कि हम राजनीतिक दलों को वोट दे रहे हैं, दल को वोट दे रहे हैं या हम उम्मीदवार को दे रहे हैं। तो जब एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र जो इसमें व्यवस्था है उसके तहत जो एक वोट प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, तो वह ये देखता, वो राजनीतिक दल की बजाय उम्मीदवार को वोट डालता है। यह प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है, भले ही वोट का प्रतिशत कुछ भी हो। जैसे हम आपको उदाहरण दें तो एक चुनाव में जिसमें जैसे 4 उम्मीदवार हैं, एक को 33 वोट्स मिले हैं, एक को 30 मिले, एक को 27 और एक को 20% वोट मिले हैं, तो विजेता जो है, विजेता वह उम्मीदवार होता है जिसे 33% वोट मिले हैं। तो ये सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एग्जिस्ट करता है और इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो बहुत पॉपुलर नेम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। क्योंकि ये एक तरह से एक रेस दिखाता है कि हम किस तरह से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, प्रतिशत वोट मिले हैं, वही आगे बढ़ता है या उसी को मतलब उसी को विनर घोषित किया जाता है। अच्छा, एक होती है बहुमत प्रणाली। ये सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचित घोषित जो उम्मीदवार है उसे 50% से अधिक वोट प्राप्त हो, कुछ विधियां जो हैं वो उपयोग में लाई जाती हैं। क्योंकि एक तो सिस्टम ये हो गया कि आपने मेजोरिटी के बारे में नहीं सोचा। एक व्यवस्था ये होती है जिसमें आप मेजोरिटी के बारे में सोचते हैं और इसी को मेजोरिटी सिस्टम कहा जाता है, यानी कि बहुमत प्रणाली कहा जाता है। अच्छा, इसकी 2 तरीके होते हैं। एक होता है 2 राउंड सिस्टम अर्थात 2 चक्र प्रणाली और एक होता है वैकल्पिक वोट प्रणाली अर्थात और इंग्लिश में से कहते हैं ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम। अच्छा, इसमें वैकल्पिक में क्या होता है, जो 2 चक्र प्रणाली है, इसमें 2 दौर की प्रणालियों में 2 दौर में मतदान किया जाता है। यदि किसी विशेष उम्मीदवार को पहले दौरे में ही मतदान पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त हो जाती है तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर उसे नहीं मिलती है तो उस स्थिति में क्या होता है, जो लास्ट के जो होते हैं उनको जो लास्ट के जो होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है और जो शेष होता है उसे उसके लिए दोबारा से मतदान कराया जाता है।